नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का खेत खलिहान की एक नई कड़ी में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, खेत खलिहान कार्यक्रम एक प्रयास है जिसके जरिए हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक खेती किसानी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सही समय पर पहुंचा सके ताकि आप लोग उनसे लाभान्वित हो सकें। आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी हम ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे धान की फसल में संतुलित खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग के बारे में और साथ ही आपको जानकारी देंगे गाजर घास प्रबंधन के बारे में। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, धान खरीफ की महत्वपूर्ण फसलों में से एक है और इसका अच्छा उत्पादन हासिल करने के लिए जरूरी है कि इसमें उपयोग होने वाली खाद एवं उर्वरकों का कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी हो। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देते हैं कि आप अपनी धान की फसल में संतुलित खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग कब और कैसे कर सकते हैं। संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन मिट्टी की लंबे समय तक स्वास्थ्य बनाए रखने और अच्छा उत्पादन और लंबे समय तक ठीक ठाक उत्पादन पाने के लिए बहुत आवश्यक है। उस संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन में हमें जो भी पोषक तत्व हैं जिनकी कमी होने की संभावना होती है उनको लंबे समय तक उचित मात्रा में, उचित स्रोत से और उचित अनुपात में देना होता है। तरह के पोषक तत्व प्रबंधन के लिए हमारे पास विभिन्न स्रोत उपलब्ध हैं, जैसे जैविक, रासायनिक और इन दोनों का मिलाकर। तो रासायनिक प्रबंधन के लिए सब किसान भाई जानते हैं कि नाइट्रोजन के लिए यूरिया, डीएपी वगैरह प्रयोग करते हैं। फास्फोरस के लिए डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास के लिए, और जिंक के लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में लोहों तत्व की भी कमी देखी जाती है तो उसके लिए फास्फोरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत से जैविक स्रोत उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग करना चाहिए, और मैं अब आपको बताना चाहूँगा क्या क्या जैविक स्रोत उपलब्ध हैं। और जैविक स्रोतों का जो प्रयोग है वो हमारे किसान भाइयों को रासायनिक चीज़ों के साथ साथ प्रयोग करना चाहिए। इसका एक निश्चित अनुपात हो सकता है, जैसे रासायनिक जो स्रोत हैं उनको 75% और बाकी जैविक जो स्रोत हैं वो 25% के तरह प्रयोग करना चाहिए। जैविक स्रोत हमारे पास क्या क्या हैं वो मैं कहना चाहूँगा कि एक तो जो किसान सभी जानते हैं कि गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है। उसके अलावा जो हरी खाद, जो ढैंचा की हरी खाद, और ढैंचा के अलावा जो किसान भाई सनई की भी हरी खाद दे सकते हैं। इसके अलावा उनके किसान भाई जो हैं विभिन्न जैव उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। विभिन्न जैव उर्वरक आजकल उपलब्ध हैं और विभिन्न पोषक तत्वों के लिए होते हैं। जो धान के लिए विशेषकर नीलहरी शैवाल एक जैव उर्वरक है जिनका किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एजोला का प्रयोग कर सकते हैं। एजोला का प्रयोग मुख्य रूप से एक कंडीशन में कर सकते हैं जहाँ पानी की कोई समस्या ना हो, क्योंकि उसकी बढ़वार के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कुछ और जैव उर्वरक जैसे एजेटोबैक्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं, मगर उसका प्रयोग के लिए उनको बीज उपचार के रूप में प्रयोग करना पड़ेगा और पौध का बोने के समय प्रयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा जो अन्य पोषक तत्व हैं, फास्फोरस के लिए फास्फेट सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिसको पीएस भी कहते हैं, वो भी प्रयोग कर सकते हैं। ये फास्फोरस जो मिट्टी में पड़ा हुआ होता है और वो ज़्यादातर स्थिर होता है, उसकी मात्रा को ये घोल के और फसल को उपलब्ध करा देता है। इसके अलावा कुछ आजकल नए पोषक तत्व जैसे पोटास के लिए पोटेशियम सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया केएसबी के नाम से भी जैव उर्वरक उपलब्ध है। उसका भी किसान प्रयोग करके पोटास की एक मात्रा को केएसबी द्वारा दे सकते हैं। इसके अलावा जिंक, जिसको आजकल सभी किसान भाई प्रयोग भी कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ धान और गेहूं का फसल चक्र है वहाँ पे जिंक की लगातार कमी देखी जाती है। इसके लिए वो जिंक सल्फेट प्रयोग कर सकते हैं, मगर उसके साथ साथ जिंक सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया भी आजकल उपलब्ध है, जिसका प्रयोग करके किसान भाई जिंक सल्फेट की एक मात्रा ये बायो फर्टिलाइज़र से भी प्रयोग करके दे सकते हैं। ये तो हुई विभिन्न जैव उर्वरकों की उपलब्धता की बात। जैव उपलब्धता विभिन्न उपलब्ध हैं।
इनका प्रयोग कैसे करें और कितनी मात्रा में प्रयोग करें। मैं पूसा संस्थान के उसमें जो माइक्रोबायोलॉजी डिवीज़न में जो उपलब्ध जैव उर्वरक हैं उनके बारे में कहना चाहूँ कि जितने भी जैव उर्वरक हैं वो उनके जितने पैकेट हैं वो 1 एकड़ के लिए बनाए जाते हैं। जैसे नीलहरी शैवाल का टीका है वो आज 1 एकड़ के लिए पैकेट है और मुल्तानी मिट्टी बेस्ड है, उसको किसान भाई 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने का तरीका ये होगा कि वो जब प्रयोग करना है जो धान की रोपाई के 3-4 दिन बाद उसको एक आधे किलो को पैकेट को वो 3-4 किलो मिट्टी के साथ या राख के साथ मिलाकर और धान की फसल में उसको बुरक सकते हैं और उसके बाद उसकी बढ़वार शुरू हो जाती है। एजोला को हमें हमारे किसान भाइयों को अपने घर के आसपास जहाँ भी पानी उपलब्ध हो वहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद वो जब धान की रोपाई के 3-4 दिन बाद वो उसका धान की खेत में डाल सकते हैं और जिससे उनकी बढ़वार होती रहेगी और वो धान की फसल में खरपतवारों को भी थोड़ा नियंत्रण करेगा और उसके बाद 20-25 दिन के बाद उनकी जो बढ़वार है होने के बाद वो उसको सड़ने के बाद फसल को पोषक तत्वों के साथ साथ उसकी मिट्टी की स्वास्थ्य को भी सुधारेगा। तो और इसके अलावा जो नीलहरी शैवाल और एजोला के बाद जो एजेटोबैक्टर, पीएसबी, जिंक सल्फेट, केएसबी जो हैं वो भी 1 एकड़ के लिए पैकेट उपलब्ध हैं। उनका प्रयोग का तरीका ये है, जैसे फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है वो पाउडर के फॉर्म में उपलब्ध है, तो उसको प्रयोग करने के लिए किसान भाइयों को गुड़ या चीनी का 5% घोल बनाना पड़ेगा। उसको घोल बनाने के बाद उसको उबालेंगे पानी को और उबालने के बाद उसको ठंडा होने के बाद उसके पैकेट को खोलने के बाद उस पानी में मिलाएंगे और मिलाने के बाद उसमें घोल बन जाएगा काले रंग का। उसको फिर बीज के साथ मिलाएंगे। बीज के साथ मिलाने के बाद सभी बीज के ऊपर ये घोल लग जाना चाहिए। इसी हिसाब से पानी की मात्रा को वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और क्योंकि सभी बीजों के ऊपर ये लग जाना चाहिए। इसके अलावा जो आजकल तरल रूप में जो जैव उर्वरक उपलब्ध हैं जैसे केएसबी और जिंक सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया और एजेटोबैक्टर, ये सब तरल रूप में भी उपलब्ध हैं। इसको प्रयोग करने के लिए किसान भाइयों को गुड़ या चीनी का घोल बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें वो सीधे उनके तरल जो जैव उर्वरक है उसमें पानी मिलाकर और बीज के साथ मिला के और बीज को फिर छाया में कुछ देर सुखाएंगे और सुखाने के बाद उनकी बुआई कर दें। जब किसानों को फफूंदीनाशक से भी उपचार करना होता है तो वो किसान भाई पहले फफूंदीनाशक से बीज का उपचार करें। उसके बाद यदि उस क्षेत्र में यदि किसानों को लगता है कि दीमक की समस्या है तो उसके लिए इंसेक्टिसाइड का उपचार करें और उसके बाद लास्ट में अंत में जैव उर्वरक से प्रयोग करें, उल्टा ना करें, क्योंकि जैव उर्वरक का उद्देश्य होता है कि हम जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाएं, तो इसलिए ये क्रम का पालन करना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद ही बीज को उपचार करने के बाद बुआई करें और बुआई करने के बाद उसका ठीक देखभाल करें। इसके अलावा आजकल सभी किसान भाई जानते हैं कि विभिन्न फसलों के लिए, खासकर धान के लिए संतुलित मात्रा का विमोचित की जाती है विभिन्न क्षेत्रों के लिए। बासमती धान के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास और 25 किलो जिंक सल्फेट का विभिन्न क्षेत्रों के लिए संतुलित मात्रा में प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। जो नॉन बासमती हैं, जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं नॉन बासमती, उनके लिए नाइट्रोजन की मात्रा 150 किलो तक भी बढ़ा सकते हैं। और इनका प्रयोग करने का तरीका ये होना चाहिए कि नाइट्रोजन की मात्रा को कम से कम 3 भागों में प्रयोग करना चाहिए। उसका 1/3 भाग वो बुआई के समय या रोपाई के समय दे सकते हैं और उसके बाद 1/3 भाग जब वो फसल 25-30 दिन की हो जाए और उसके बाद जब बाली आने का समय हो। और फास्फोरस की मात्रा, पूरी मात्रा वो धान की रोपाई के समय देना चाहिए। पोटास की मात्रा के लिए उसको यदि संभव हो तो 2 समय देना चाहिए। 2/3 मात्रा को रोपाई के समय और 1/3 मात्रा जब बाली निकलने का समय हो उस टाइम देना चाहिए, तो उससे किसान भाई ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। अंत में ये कहना चाहूँगा कि किसान भाई अपने फसल के अच्छे उत्पादन के लिए और मिट्टी के लंबे समय तक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का प्रयोग करें
इससे मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखने के साथ साथ उनको अच्छा उत्पादन लंबे समय तक मिल सकता है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने जाना कि आप अपनी धान की फसल का अच्छा उत्पादन हासिल करने के लिए किस प्रकार संतुलित खाद और उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको जानकारी देंगे गाजर घास प्रबंधन के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। किसान भाइयों बहनों, गाजर घास एक विदेशी खरपतवार है जो कि हमारी फसलों को तो काफी नुकसान पहुंचाती ही है, साथ ही साथ ये हमारे लिए और हमारे पशुओं के लिए भी काफी हानिकारक होती है। इससे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए, कैसे किया जाए इसका बेहतर तरीके से प्रबंधन, आइए कार्यक्रम के इस भाग में आपको इसी के बारे में जानकारी देते हैं। गाजर के पौधों के समान पत्तियों वाले एवं सफेद फूलों से लदे ये पौधे कोई साधारण वनस्पति नहीं है, अपितु एक खतरनाक खरपतवार है जिसे गाजर घास, कांग्रेस घास, सफेद टोपी, चटक चांदनी, गंधी बूटी आदि नामों से जाना जाता है। गाजर घास का एक पौधा 4000 से 25,000 तक अत्यंत सूक्ष्म बीज उत्पन्न कर सकता है एवं 3 से 4 महीने में अपना जीवन चक्र तथा 1 वर्ष में 2 से 3 पीढ़ी पूरी कर लेता है, यानी पूरे वर्ष भर उगता एवं फलता फूलता रहता है। इसके फैलाव का मुख्य स्रोत इसके सूक्ष्म और हल्के बीज हैं, जो खाद, सिंचाई के पानी, हवा तथा वाहनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। गाजर घास की उत्पत्ति का मूल स्थान मेक्सिको माना जाता है, जहां से इसका विस्तार अमेरिका, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन तथा ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के विभिन्न भागों में हुआ है। पहले गाजर घास सिर्फ पड़ती भूमि, खाली स्थानों, सड़क और रेल की पटरियों के किनारों, औद्योगिक स्थलों इत्यादि में ही एक समस्या थी, लेकिन अब इसका प्रकोप हर किस्म की फसलों, बागों, वनों आदि में हो चुका है। इस खरपतवार द्वारा कुछ क्षेत्रों में खाद्यान्न फसलों की पैदावार में लगभग 40% तक का नुकसान आंका गया है। फसलों के अतिरिक्त जैव विविधता पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। चारागाहों में गाजर घास के फैलने के कारण अब पशुओं के चारे की समस्या भी पैदा होने लगी है। अत्यधिक विषाक्त होने के कारण इस खरपतवार का मनुष्यों एवं पशुओं पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। ये पाया गया है कि गाजर घास के संपर्क में आने से मनुष्यों में चर्म एवं श्वास संबंधित रोग हो सकते हैं। ये मैंने 3 खेत नीले फुलनू प्राचीन का काटे थे, बहुत बड़ा बड़ा था, उसमें फूल आ गया था। मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं था और मेरा मुंह कड़वा होने लग गया और उसके तीसरे ही दिन मेरे को ये एलर्जी हो गई, हाथों में, सिर में और खाली जगह पे, खाली स्थानों में, नंगे स्थान में हुई है। ये आज से 7 वर्ष पहले ये हुई थी
और आज तक भुगत रहा हूँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में कार्यरत खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय जबलपुर में लगभग पिछले 2 दशकों से किए जा रहे बहुआयामी अनुसंधान से पता चला है कि गाजर घास की रोकथाम के लिए किसी एक विधि पर आश्रित न होकर हर संभव उपाय करना आवश्यक होता है। इस संस्थान द्वारा गाजर घास के नियंत्रण की कई विधियों की सिफारिश की गई है, जैसे यांत्रिक विधि। फूल निकलने से पूर्व गाजर घास को उखाड़कर इस पर काफी हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। पौधों को उखाड़ते समय दस्तानों तथा सुरक्षात्मक कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। गाजर घास को कभी भी काटकर नियंत्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कटे हुए स्थान से पुनः शीघ्रता से बढ़कर विपुल मात्रा में बीज उत्पादन कर देता है। दूसरी है रासायनिक विधि। अकृषित क्षेत्रों में जहां सिर्फ गाजर घास को ही नष्ट करना हो, तो इसमें फूल आने से पूर्व मेट्रीब्यूजन 0.3% या 2,4-D 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए। यदि उन स्थानों पर गाजर घास के साथ अन्य वनस्पतियों का भी नियंत्रण करना हो, तो ग्लाइफोसेट नामक खरपतवार नाशी का 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की फसलों में रसायनों का उपयोग खरपतवार वैज्ञानिकों से सलाह लेकर ही किया जाना चाहिए, अन्यथा लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है। तीसरी है जैविक विधि। गाजर घास नियंत्रण के लिए अभी तक किए गए अनुसंधानों में जैविक विधि को सबसे उत्तम विकल्प माना गया है, जो कि पर्यावरण हितैषी भी है। वर्ष 1983 में मेक्सिको से आयातित सिर्फ गाजर घास को ही खाने वाला कीट जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा यानी मैक्सिकन बीटल से गाजर घास के प्रकोप को कम करने में भारत में अपार सफलता प्राप्त हुई है। ये कीट गाजर घास की पत्तियों को पूरी तरह से खाकर पौधे को पत्ती रहित कर देता है, जिससे इसके पौधे सूख जाते हैं। इसी दिशा में अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाते हुए खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय जबलपुर द्वारा इस कीट को भारी संख्या में गुणन कर देश के विभिन्न भागों में पैकिंग कर डाक सेवा से भेजा जाता है। इन कीटों को गाजर घास में छोड़ने हेतु सबसे उत्तम समय है जून से अगस्त माह के बीच। मानसून के दौरान गाजर घास के नए पौधों की पत्तियों के कोमल होने के कारण ये कीट उन्हें खाकर अपनी संख्या तेजी से बढ़ा सकते हैं। अनुसंधान द्वारा ये पाया गया है कि एक वयस्क कीट गाजर घास के पौधों को 6 से 8 सप्ताह में खा जाता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु शीघ्र नियंत्रण के लिए बहुत अधिक संख्या में कीटों की आवश्यकता होती है, किंतु नए स्थान पर थोड़ी संख्या में भी कीटों को छोड़ने पर कालांतर में ये कीट उन स्थानों पर स्थापित होकर गाजर घास को नष्ट करने लगता है। इस कीट द्वारा गाजर घास के नियंत्रण की सफलता को देखते हुए सरकारी संस्थाओं और जागरूक नागरिकों को इस कीट को अपने अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक छोड़ने की आवश्यकता है। गाजर घास का जैविक नियंत्रण प्रतिस्पर्धा वनस्पतियों जैसे गेंदा एवं चकौड़ा इत्यादि द्वारा भी संभव होता है। इसके लिए घर के आसपास एवं संरक्षित क्षेत्रों में गेंदे के पौधे लगाए जाने चाहिए। पड़ती भूमि, सड़क के किनारे एवं अन्य खाली स्थानों पर चकौड़ा यानी केशिया तोरा या केशिया सिरिसिया को भी लगाकर इसके द्वारा गाजर घास की वृद्धि और विकास को रोका जा सकता है। केशिया तोरा के बीजों को मार्च-अप्रैल में 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उन स्थानों पर डाल देना चाहिए जहां गाजर घास का प्रकोप हो। वर्षा होने पर केशिया तोरा शीघ्र ही गाजर घास को विस्थापित कर देगी। चौथी विधि है संवैधानिक विधि। संवैधानिक विधि द्वारा खरपतवार के प्रवेश एवं फैलाव को रोकने हेतु कृषि कीट एवं रोग अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाकर उसे प्रभावी ढंग से पालन कर काफी हद तक गाजर घास की रोकथाम कर सकते हैं। इसमें राज्य सरकारों की सक्रियता की आवश्यकता है। गाजर घास का संभव उपयोग। गाजर घास का नियंत्रण उसके संभावित उपयोग द्वारा भी किया जा सकता है। गाजर घास के उपयोग का सबसे सरल एवं व्यवहारिक तरीका इसके द्वारा कंपोस्ट बनाना है।
अच्छा कंपोस्ट बनाने के लिए गाजर घास के पौधों को फूल आने से पहले उखाड़कर कम से कम 3 फीट गहरे गड्ढे में परत दर परत दबा देना चाहिए। हर परत में गोबर युक्त पानी और यूरिया का छिड़काव कर गड्ढे को अच्छी प्रकार की मिट्टी के मोटे लेप से दबाकर बंद कर देना चाहिए। 2 से 3 माह में गाजर घास से अच्छी कंपोस्ट बन जाती है। गाजर घास से वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद भी तैयार किया जा सकता है। गाजर घास से बनी कंपोस्ट में मुख्य पोषक तत्वों की मात्रा गोबर खाद से दुगुनी और केचुआ खाद के लगभग समान होती है। गाजर घास का उपयोग कागज, पार्टिकल बोर्ड, बायोगैस, जैविक कीटनाशक इत्यादि बनाने में भी किया जा सकता है। गाजर घास के प्रभावी नियंत्रण के लिए जन चेतना एवं सहभागिता की अत्यंत आवश्यकता है। तो देखा किसान भाइयों बहनों, आप किस प्रकार विदेशी खरपतवार गाजर घास का प्रबंधन कर सकते हैं जिससे ये किसी के लिए भी हानिकारक साबित नहीं हो पाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि आप अपनी धान की फसल में कैसे संतुलित खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे आप धान का अच्छा उत्पादन हासिल कर सकें। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम जो भी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, आप लोग उसका भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप नजर डालिए किसानों के लिए कृषि सलाह पर। नमस्कार। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही देश के 26 चयनित जिलों में आर्या परियोजना का लाभ ग्रामीण युवा किसान ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में लागू आर्या परियोजना के तहत युवक युवतियों का कृषि कार्य में साथ साथ कृषि से जुड़े अन्य व्यवसाय जैसे कि मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, तिकुर उत्पादन तथा क्षेत्र में पैदा होने वाली फसलों का प्रसंस्करण आदि का कार्य व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर ग्रामीण स्तर पर ही इनका उत्पादन किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण युवक युवतियों को रोजगार तो मिल ही सके, गांव स्तर पर आर्थिक संपन्नता भी पनप सके। राज्य के दंतेवाड़ा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आर्या परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी की विशेष प्रजाति कड़कनाथ के पालन हेतु युवक और युवतियों को जोड़कर प्रशिक्षित किया जा रहा है और गांव स्तर पर ही चूजों का वितरण कर स्थानीय आदिवासियों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। मुर्गी की विशेष प्रजाति कड़कनाथ का मांस लगभग 600 से 800 रुपये तक बाजार में बिकता है तथा इसकी बाजार में अच्छी मांग रहती है। परियोजना के तहत कड़कनाथ मुर्गी पालन से अच्छी आमदनी होने की वजह से यहाँ के ग्रामीण युवक युवती इस व्यवसाय को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं।